गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सर शुरू कर सकते हैं हम। रिकॉर्डिंग ओके है अपनी? जी सर शुरू करें। चलिए ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के लिए। कल तक हम लोग हिस्ट्री में थे और हिस्ट्री ऑफ आर्ट की चर्चा कर रहे थे पिछली 2 क्लासों में। पहली थी इंडियन हिस्ट्री ऑफ आर्ट और दूसरी वेस्टर्न हिस्ट्री ऑफ आर्ट। और पीएचडी कोर्स वर्क ड्राइंग एंड पेंटिंग के अंतर्गत आज हम नए एपिसोड नई सीरीज के साथ हैं और यह पूर्णतः शोध से संदर्भित टॉपिक्स हैं आज के दोनों ही। एक तो आर्ट क्रिटिसिज्म और दूसरा डॉक्यूमेंटेशन। इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट हम लेते हैं आर्ट क्रिटिसिज्म। अंडरस्टैंडिंग ऑफ आर्ट वर्क। रिसर्च के लिए इनके क्या रोल हैं, इनकी क्या महत्व है, उपयोगिता, आवश्यकता है, इस पर आज हम चर्चा प्रस्तुत कर रहे हैं। कला एवं कलाकारी अर्थात आर्ट और आर्ट वर्क्स। कला के बारे में हमने कई प्रसंग में चर्चा की है और सामान्यतः हम सभी अवगत हैं कि कला क्या है और कलाकारी क्या है, ये भी हम जानते हैं। तथापि एक रिव्यू, एक फिर से दोहरा लेना उपयुक्त होता है। कला एवं कलाकारियों की चर्चा सर्वदा ही होती रही है। आर्ट एंड आर्ट वर्क्स, जो कला किसी भी माध्यम में व्यक्ति के मन में छुपे हुए सोच, उनके विचार, समझ व भावनाओं की वास्तविक अथवा कल्पना आधारित अभिव्यक्ति अथवा संप्रेषण है। कला को हम भावों की अभिव्यक्ति कहते हैं। संप्रेषणीयता जिसमें हो वह कला होती है, माध्यम चाहे जो भी हो। हमारी जो सोच विचार हैं, हम जो समझ रहे हैं किसी विषय वस्तु के बारे में, और उसकी प्रस्तुतिकरण ही कला कहलाती है। तो देखते हैं कि इसमें संप्रेषणीयता और कल्पना तथा वास्तविक दोनों ही भावों को समाहित किया जाता है। कभी कभी हम विषयों को वास्तविक रूप में लेते हैं तो कभी कभी हमें कल्पना आधारित विषयों को भी चुनना पड़ता है। इन सब मिलाकर उसमें संप्रेषणीयता, कम्युनिकेशन होता है, संदेशों को प्रेषित किया जाता है जिससे दर्शकों तथा श्रोताओं को प्रभावित किए जाने का कार्य संपादित होता है। इससे दर्शक और जो श्रोता हो सकते हैं, हमारे माध्यम में श्रोता नहीं होते, चित्रों के माध्यम के लिए दर्शक ही होते हैं, उन्हें उन कलाकृतियों से, उन आर्ट और उन आर्ट वर्क से कैसे प्रभावित होता है, यह कार्य कला के द्वारा संपादित होती है। जबकि कलाकारियों का तात्पर्य इस प्रक्रिया से प्राप्त परिणाम, उत्पाद, उत्पन्न, प्रस्फुटित वस्तु, कृति अथवा अभिव्यक्ति का कोई आधार से है, जो साकार अथवा निराकार दोनों ही हो सकते हैं। अर्थात कला वर्क, आर्ट वर्क, कलाकारी वह वस्तु है जो कला के प्रक्रिया से गुजरने के बाद एक आकार में, एक स्वरूप में हमारे समक्ष आती है। वह स्वरूप साकार और निराकार दोनों हो सकते हैं। निराकार इस स्वरूप में कि गायन या वादन वो निराकार के रूप में है, ध्वनि के रूप में उसका आकार प्रस्फुटित नहीं होता, हमारे समक्ष नहीं आता, उसे निराकार की संज्ञा देते हैं। और शब्द भी साकार हो जाता है, चित्र और मूर्ति भी साकार होते हैं, इसे हम साकार के रूप में जानते हैं। तो यह जो सॉलिड फॉर्म में, इवन दूसरे फॉर्म कह सकते हैं, आजकल तो कई चीजें सॉलिड नहीं रह गई हैं, तथापि एक आकार लेके जो हमारे समक्ष होती है वह कलाकारी है। किंतु जब दृश्य कला की बात की जाती है तो हमें एक साकार स्वरूप में ही इसकी प्राप्ति की अनिवार्यता ही होंगे। तभी एक दृश्य कला के उदाहरण चित्र, मूर्ति, वाद अथवा किसी अन्य स्वरूप में दृष्टिगोचर होते हैं। अर्थात यदि कला अभिव्यक्ति का माध्यम है
तो कलाकारी उस प्रक्रिया की परिणति है। उत्पाद के रूप में कृति, चित्र अथवा मूर्ति का या किसी और अन्य आकार को हम कलाकारी की संज्ञा दे सकते हैं। तो यह इस संक्षिप्त टिप्पणी हम कला और कलाकारी के रूप में। अब एक बड़ा प्रश्न उठता रहता है, कला आलोचना क्या है और कला प्रशंसा क्या है। कई बार इन दोनों का प्रयोग एक साथ हो जाता है, एक दूसरे के पूरक के रूप में होते हैं और हम कई बार इन्हें एक ही मानते हैं, किंतु शब्दों के रूप में, भाषा के संदर्भ में इनके अर्थ अलग अलग हैं, भिन्न होते हैं। अर्थात कला आलोचना एवं प्रशंसा वास्तव में अलग अलग दो शब्द हैं और इनके अर्थ भी भिन्न होते हैं। यद्यपि बहुधा इनका प्रयोग एक ही अर्थ अथवा पर्याय के रूप में लिया जाता है, किंतु इनमें पर्याप्त भिन्नताएं सन्निहित हैं। जहां एक ओर इनकी आलोचना के रूप में विश्लेषण करते समय शब्दों में कठोरता, कटुता, विरोध, गुणदोष, उचित अनुचित आदि सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों भाव होते हैं, वहीं दूसरी ओर प्रशंसा रूपी विश्लेषण में कला की वाहवाही, अच्छाई, गुण, तारीफ आदि मात्र सकारात्मक भावों को ही व्यक्त किया जाता है। बेसिक डिफरेंसेस यदि हम देखते हैं आलोचना और प्रशंसा में, तो आलोचना लोग स्वीकार नहीं करते हैं, सहन नहीं कर पाते हैं, किंतु प्रशंसा के लिए सभी कायल होते हैं, सभी चाहते हैं कि हमारी प्रशंसा हो। तो ये बेसिक फर्क इसमें यही हो जाता है। आलोचना में कटुता हो सकती है, कठोर बातें भी हो सकती हैं, गुण और दोष दोनों हो सकते हैं। ऐसा नहीं केवल सकारात्मक पक्ष ही हो, उसमें नकारात्मकता भी आ सकता है, अच्छाई बुराई दोनों का विश्लेषण होता है। किंतु जब भी प्रशंसा की जाती है तो वहां नकारात्मक पक्ष, नकारात्मक शब्दों का प्रयोग नहीं होता है, अर्थात वह केवल सकारात्मकता पर ही निर्भर करती है। किसी की अच्छाई, गुण या चित्रों के संदर्भ में तो उसकी पॉजिटिविटी जो है उसकी चर्चा हम केवल करते हैं। उसमें छिपे नेगेटिविटी को, डिमेरिट्स को हम नजरअंदाज करते हैं, उसे उद्धृत नहीं करते हैं, उसे एक्सप्लेन नहीं करते, प्रेजेंट नहीं करते। आलोचनात्मक विश्लेषण कलाकार को आहत और हतोत्साहित भी कर सकता है। जैसी भी आलोचना होगी किसी कलाकृति के बारे में, उसके समक्ष कलाकार के सामने आप ये आलोचना करें तो वह बुरा मान सकता है, वह कार्य करना छोड़ भी सकता है और वह दुखी भी हो सकता है। किंतु प्रशंसा उसे प्रोत्साहित कर आत्ममुग्ध होने का अवसर प्रदान करता है। यदि उसकी अच्छी प्रशंसा हो रही है तो वह मतलब आत्ममुग्ध हो जाता है, प्रसन्न होता है, आनंदित होता है और वह दुगने उत्साह से भी कार्य कर सकता है। कला आलोचना कला और कलाकार के दोष एवं कमी बताकर उसे स्वयं का विश्लेषण, सुधार, आत्म आकलन, आत्मचिंतन करने का अवसर देता है। कलाकार की किंतु यदि अच्छा कलाकार हैं, अच्छे व्यक्ति भी हैं, तो वो किसी आलोचना से घबराते नहीं हैं। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाई की उक्ति हमने सुनी है। तो निंदक यदि कोई निंदा करने वाला है तो उसे भी समझना चाहिए, उसे अपने आस पड़ोस रखना चाहिए ताकि हम अपने को सुधार सकते हैं, हम अपने विश्वास को और बढ़ा सकते हैं, हम स्वयं का आकलन कर सकते हैं, आत्मचिंतन कर सकते हैं और इस तरीके से हम दुगुने उत्साह से भी जो हमें तो कोई भी फील्ड का हो वह उसे परिपूर्ण मानता है और सोचता है कि ये विषय आगे हमारा कुछ करने की आवश्यकता नहीं, हम स्थापित हो गए हैं। तो वाहवाही कई बार उनके विकास को बाधित कर देती है, उनका मार्ग बाधित हो जाता है। ये कला आलोचना और प्रशंसा के संदर्भ में हम इस तरीके से भावों को प्रकट कर सकते हैं। कलाकारियों की प्रशंसा, वास्तव में कला प्रशंसा दृश्य कला अर्थात चित्रकला, मूर्तिकला व अन्य देखने योग्य कृतियों, प्रस्तुतियों आदि की चर्चा अथवा मूल्यांकन है। अर्थात वास्तव में कला प्रशंसा क्या है? तो कला उन कलाकृतियों की प्रशंसा है। यद्यपि उन कलाकृतियों में उस कलाकार के भाव भी सन्निहित होते हैं तो वह भी प्रशंसनीय हो जाता है, वह कलाकार भी प्रशंसनीय हो जाता है और हमारी किसी वस्तु को प्रशंसा की जाती है तो हमें भी गौरव महसूस होता है। तो कलाकार के द्वारा सृजित दृश्य कला के विभिन्न अंग, चाहे वो चित्र हो, मूर्ति
या ऐसी दर्शनीय या देखने योग्य कृतियां हो, प्रस्तुतियां हो, यदि उन पे चर्चा और उनका मूल्यांकन होता है तो उसे हम प्रशंसा की श्रेणी में लेते हैं। कला समीक्षक सामान्यतः सौंदर्य के सिद्धांतों को आधार पर कलाकृतियों की समीक्षा करते हैं। कला समीक्षक आर्ट फील्ड के समीक्षक होते हैं समाज में। तो हमारे आर्ट क्रिटिक्स का वर्ड आप लोगों ने सुना हुआ है। तो वो कला समीक्षक होते हैं जो सामान्यतः सौंदर्य के सिद्धांतों के आधार पर कलाकृतियों की गुण दोषों की समीक्षा करते हैं, अच्छाई बुराई की समीक्षा करते हैं, उपयोगी अनुपयोगी की बात करते हैं, विषयानुकूल समय अनुकूल ये कलाकृतियां हैं नहीं, इस पर वो अपनी आलोचनात्मक टिप्पणी प्रस्तुत करते हैं। कला आलोचना का एक लक्ष्य कला प्रशंसा के लिए तर्क संगत आधार की खोज होती है। कलाकारियों में उसकी समीक्षकों की एक लक्ष्य ये होता है तो उसमें तर्कसंगत आधार की खोज हो कि कला प्रशंसा किस आधार पर की जा रही है, वह तर्कसंगत हो। अनावश्यक कोई भी कह दे तो कलाकार भी समझता है कि ये झूठ बोल रहे हैं। लेकिन यह संदेहास्पद है कि ऐसी आलोचना मौजूदा सामाजिक राजनीतिक परिस्थिति में अलग, न्याय संगत तथा औचित्यपूर्ण कैसे हो सकती है। यह भी संदेह की बात आती है। विद्वानों को मानना है कि यह आलोचना यदि हमेशा एक ही आधार पर हो या हर समय आलोचना हो तो मौजूदा ये सामाजिक परिदृश्य है, परिवेश है, हमारा राजनीतिक परिस्थितियां जो हैं उनमें क्या ये न्याय संगत हो सकती है? क्या न्यायपूर्ण तरीके से किसी कलाकृतियों की, कलाकारों की चर्चा होती है? यदि होती है तो अच्छी बात है, नहीं तो यह जैसा प्रतीत होता है। कला प्रशंसा उन कलाकृतियों में सन्निध कला स्वरूपों की खोज एवं विश्लेषण है। उन कलाकृतियों में जो उनके स्वरूप हैं, उनमें जो सन्निध भाव हैं, उनका विश्लेषण होता है। कलाकृतियों की चर्चा जो पहले से ही हमारे समक्ष हो अथवा पूर्व से हम अवगत होते हैं। कलाकारियों की चर्चा की जब बात करते हैं तो वह उन्हीं कलाकृतियों की चर्चा होती है जिसके बारे में समीक्षक या आलोचक या प्रशंसक उन कलाकृतियों से अवगत होते हैं, उन्हें जाना पहचाना होता है, देखा सुना होता है, उन्हीं कृतियों पर वह चर्चा कर सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि वह अवगत होते हैं तभी कह सकते हैं। यदि किसी ने फेक कहा, बिना देखे इसमें कह देता तो वह फिर फेक ही रहेगा। यह कार्य अत्यधिक व्यक्तिपरक हो सकता है, अर्थात किसी कलाकृति की प्रशंसा व्यक्तिपरक होता है। एक व्यक्ति का मत दूसरे व्यक्ति से भिन्न हो सकता है। जिस पक्ष को वह अच्छा समझ सकते हैं, दूसरा आलोचक या प्रशंसक उसे उतना अच्छा नहीं समझ सकते हैं या उस आधार पर उसे गलत भी कह सकते हैं। तो नितांत यह व्यक्तिपरक है। किसी व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत रुचि, अभिरुचि, स्वाद, समझ तथा प्राथमिकता अथवा किसी अन्य आधार पर भी कला की प्रशंसा की जा सकती है। हम देख सकते हैं कि एक ही समय टेबल पे हम बैठे होते, 4 लोग भोजन करते हैं, किसी को उसमें नमक अच्छी ज्यादा लगती है, किसी को कम लगती है, किसी को सही लगती है। तो एक ही वस्तु होती है, सब टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन सबके स्वाद अलग अलग होते हैं। ऐसे ही किसी वैसी वस्तु के बारे में जो समझ एक पैनी दृष्टि कलाकार की होगी वह आम लोगों की नहीं होती है। तो एक बात, दूसरी उस व्यक्ति की क्या रुचि है, क्या इंटरेस्ट है, इस आधार पर भी प्रशंसा की जाती है कलाकारियों की। और भी कहते हैं उनकी प्राथमिकता क्या है, वह किस कलाकृति में क्या देखना चाहते हैं, इस आधार पर भी कलाकृतियों की समीक्षा होती है, प्रशंसा और आलोचना हो सकती है। तो ये सारे आधार हम और चर्चा करेंगे इस पे। जैसे किसी कलाकृति विशेष में उसके गुण दोषों, अच्छाई बुराई के पक्षों अथवा अन्य अवयवों को आधार बना उसकी अलग अलग प्रशंसा की जाती है। कोई कला के रंग को देखते हैं, कई बार कभी उसमें चार सकते हैं। ओवरऑल प्रेजेंटेशन, कंपोजिशंस, कलर एंड ओवरऑल प्रेजेंटेशन, ये सारे खाने 3-4 बने होते हैं, उसमें स्कोरिंग करनी होती है। तो हम कई आधार पर उसका मूल्यांकन करते हैं, कोई एक आधार नहीं हो सकता। और ये भी आवश्यक नहीं कि वह आधार जो हमने तय किया है वह आपके लिए भी है, ये भी अलग हो सकते हैं एक दूसरे से। कला प्रशंसा की प्रासंगिकता। हम अब आते हैं
कला प्रशंसा आखिर उसकी प्रासंगिकता क्या है, उसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्या उससे लाभ है, क्या उसकी आवश्यकता है। कला प्रशंसा कई कारणों से अत्यधिक प्रासंगिक है, जिसे निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। यह उपयोगिता है, इसकी आवश्यकता है, ऐसा हम महसूस करते हैं, और किस आधार पर, इन आधारों की थोड़ा संक्षिप्त हम चर्चा करते हैं। इनमें से हम देखते हैं, यह अथवा कृति के निर्माण के पृष्ठभूमि में निहित इतिहास व सृजन के कारण को समझने का एक अच्छा तरीका है। कलाकृति पर यदि हम चर्चा करते हैं तो हमें यह ज्ञात होता है कि यह किस पृष्ठभूमि में निर्मित हुई है, आखिर यह क्यों बनाई गई, इनमें सृजन के पीछे इतिहास क्या है, या इस कलाकृति को बनाने के पीछे कलाकार की मंशा क्या रही है, कारण क्या रहा है। इन सब बातों को हम यदि इसकी प्रशंसा या आलोचना करते हैं तो हमें यह ज्ञात होता है कि आखिर क्यों ये कृतियां या ये कृति बनी। यह कलाकृति कलाकार के किस सोच विचार व मनोभाव का परिणाम है, आलोचना से अथवा प्रशंसा से यह भी ज्ञात हो जाता है। कलाकार किस मनोदशा का है, कलाकार की विषय सोच विचार व मनोभाव क्या है। सामान्यतः जो हम सोचते समझते हैं, जो हमारे मन में छिपा होता है, वही हमारे कृतियों के रूप में परिणाम में सामने आ रहा है, और इन्हीं सबको जांचने का कार्य यह प्रशंसा या आलोचना कर देता है। भाव का किस मनोदशा का कला है और किस मनोभाव में उसने कृति की रचना की। कलाकार अक्सर समस्याओं को प्रतिबिंबित करते हैं जिनके वे अपने कार्यक्षेत्र अथवा समाज में सामना करते हैं। साहित्य समाज का दर्पण माना जाता है। ऐसी ही कला में कलाकार अपने आसपास परिवेश की समस्याओं, समाज की समस्याओं को प्रतिबिंबित करता है। तो हम यह समझ सकते हैं वह किस क्षेत्र की समस्या है और क्यों है, अथवा क्यों इस समाज में ऐसा महसूस हो रहा है, उसी को देखकर कलाकृतियों में डालता है इन विषयों को। तो हमें उनका भी पता चल जाता है कि वह किस परिवेश है या सामाजिक परिवेश में क्या घट रहा है, जिसको चित्रकारों ने, कलाकारों ने अपने कृतियों में रूपायित किया है। कृतियों की प्रशंसा करते समय प्रशंसक स्वयं को उस कलाकार की उस अवस्था में रखकर यह अनुभव कर सकता है कि जब कलाकार द्वारा कृतियों का सृजन संभव हो सका। जब कलाकार कृति बनाना आरंभ करता है तो वह लक्ष्य तक पहुंचता है कई चरणों के बाद, और यदि कोई आलोचक सीधा आगे कह दे कि ऐसा नहीं ऐसा है, तो यह संभव नहीं होता। तो कलाकार की कृतियों की समीक्षा के लिए उस समीक्षक को या उस आलोचक को कलाकार की परिस्थिति में जाना चाहिए, जब उस चित्र तब पता चलता है कि वास्तविकता क्या है और कलाकृति क्यों बनी। सृजन की परिस्थितियों व संभावनाओं को कलाकार के मनोदशा में पहुंचकर हित को जान सकता है। उस चित्र सृजन या उस कलाकृति रचना के पीछे उसका उद्देश्य क्या है, उस कलाकार की मनोदशा क्या है। ऐसी स्थितियों में, उन परिस्थितियों में हमें पहुंचना चाहिए, या आलोचना के लिए, प्रशंसा के लिए हमें वहां पहुंचना चाहिए। जैसे लोक कलाकार के चित्र यदि बन रहे हैं, ग्रामीण महिलाएं बना रहे हैं, तो हमें उस परिवेश में स्वयं को ले जाना चाहिए कि ये जो काम हुआ वो किस परिस्थिति में हुआ, क्या उनके पास संसाधन थे, क्या उनके निर्देशन थे, या क्या मटेरियल्स मीडियम्स थे। तब पता चलता है कि ये कलाकृति कैसे बनी। हमारे पास बहुत सारे संसाधन हैं और हम समझ लेते हैं कि अरे ये तो बहुत बेकार की पेंटिंग्स है, ऐसे कैसे कर सकते हैं। तो वो तुलना सही नहीं है। उनके सीमित संसाधन में यदि अच्छी कृति बन पा रही है तो वह निश्चित रूप से प्रशंसनीय होगी, और वही आलोचना सही आलोचना साबित होती है। कला के द्वारा हम व्यक्तिगत रूप से सामने आने वाली समस्याओं को समझ सकते हैं और उनसे जुड़ सकते हैं। कला आलोचना का कार्य या कला प्रशंसा, हम व्यक्तिगत रूप से कलाकारों की समस्याओं को समझ सकते हैं, उन समस्याओं के बीच पहुंच सकते हैं, या उन समस्याओं के निदान में हम उनके साथ जुड़कर सहभागी हो सकते हैं। इस प्रकार से यह आलोचना सार्थक होती है, यह प्रशंसनीय होती है। कला अपने दर्शकों के बीच विचार व बातचीत को प्रोत्साहित करने के लिए होती है। कला एक कृति पहुंच जाती है किसी गैलरीज में, और
कलाकार तो वहां होता नहीं बहुत बार, लेकिन दर्शक यदि 20 हैं से उस पेंटिंग की चर्चा करते हैं, क्योंकि कलाकार अभी बताने वाला नहीं है, उसने क्या रखा है ये पता नहीं है। तो हमको फ्री कर देता है, कलाकृति हमको फ्री स्वतंत्र करता है कि हम क्या इसमें सोचें, क्या समझें। अर्थात यह व्यक्तिगत रूप से ये बीच एक वार्तालाप के लिए जगह दे देती है, डिस्कशन का एक मुद्दा मिल जाता है लोगों को, और अपने अपने विचारों से अपने अपने भावों को उसमें ढूंढने का प्रयास करें। तो एक तरीके से दर्शकों से यह कलाकृति या कला बातचीत को प्रोत्साहित करती है, बढ़ावा देती है। कला किसी एक पक्ष, आयाम अथवा हिस्सा पर चिंतन करके हम स्वयं के अनुभवों तथा पुरानी यादों में खो सकते हैं। कला का कोई ऐसा पार्ट हो सकता है, हिस्सा वह कृति दर्शक को प्रभावित कर सकती है और उसके हृदय सकती है, वह अपने पुराने अनुभव अर्थात यह पक्ष तमाम दर्शकों में से एक के लिए प्रभावी हो सकता है, बाकी के लिए नहीं हो सकता। कहने का तात्पर्य यह होता है कि कलाकृति भिन्न भिन्न रूपों से स्वादिष्ट रुचि वाले दर्शकों को अलग अलग तरीके से प्रभावित करती है और उसी आधार पर उसकी आलोचना अथवा प्रशंसा सामने आती है। कला की प्रशंसा लोगों, दर्शकों की मानसिकता को झकझोरने, खोलने तथा बदलने के लिए सहयोग प्रदान करती है। बहुत सारी कलाकृतियां वह लोगों अथवा दर्शकों की मानसिकता को झकझोर देती है। ऐसी कृति बनती है जो लोग उनमें जो मानसिकता समाज की है अथवा लोगों की है उनको छेड़ डालता है, वो उनको खोलने का प्रयास करता है, उनकी मानसिकता को बदलने का प्रयास करता है। यही कला की अंतिम उपलब्धि भी होती है। हमने देखा है कि कलाकृतियों में नव रसों का प्रस्फुटन होता है, अर्थात उस कृति से हमारे मन में करुणा की भाव प्रवाहित होती है, हमारी कृति में वीर गाथाओं की भाव हो जाती है। हमारे घर में पूजा स्थल पर यदि चित्र रखे हैं तो स्वतः श्रद्धा से हम नतमस्तक हो जाते हैं। यही तो कलाकृति की असली उपलब्धि है और यही समालोचना है। विभिन्न विचारों व दृष्टिकोणों के साथ साथ कला की व्याख्याओं को सुनकर विचारशील बातचीत और समझ को प्रोत्साहन मिलता है। विभिन्न विचार व दृष्टिकोण के साथ साथ अलग अलग विचार हो सकते हैं, दृष्टिकोण हो सकते हैं, और कला की व्याख्या यदि की जा रही है अलग अलग तरीके से हम सुनते हैं तो हमारी विचारशीलता भी बढ़ती है, हमारी बातचीत और समझ को प्रोत्साहन भी मिलता है। प्रत्येक वस्तु के लिए एक से अधिक दृष्टिकोण हो सके हैं। एक ही वस्तु है, अलग अलग दृष्टिकोण से लोग समझते हैं। जैसे 7 ब्लाइंड्स एंड एलिफेंट की कहानी आप लोगों ने सुनी होगी, 7 अंधे और हाथी। उस हाथी को कैसे अपने अपने दृष्टि से सभी ने आकलन किया कि हाथी कैसा होता है। कई लोगों की कला ऐसा व्यक्त करने के लिए होती है जिसे हम स्वयं व्यक्त या संप्रेषित करने में असमर्थ महसूस करते हैं। देखिए कला क्या होती है, बहुत सारे लोगों को कला एक स्वतंत्रता देती है, अवसर प्रदान करती है, वो भावों को व्यक्त कर सकता है और व्यक्त करना नहीं चाहता, हम सामान्य रूपों में व्यक्त नहीं करना चाहते किंतु कला के रूप में व्यक्त करके संप्रेषित कर दे रहे हैं। ऐसे बहुत सारे शब्द हम अपनी दैनंदिनी भाषा में प्रयोग करते हैं जो हिंदी में हमें सूट नहीं करता, उसका शाब्दिक अर्थ हमें अश्लील लगता है, खराब लगता है, बुरा लगता है, किंतु हम उसे अंग्रेजी में प्रयुक्त करके सहज महसूस करते हैं। तो यही चीजें इस टाइप की हैं कि जो हम नहीं कर सकते वह कला कर देता है। कई बार अपने दृश्य माध्यम से यह दर्शकों को क्रोध और दर्द की भावनाओं को जगाने का कार्य भी करती है। कलाकृति अभी हमने बताया कि रस के आधार पर उससे दर्शक प्रभावित होते हैं, उससे दर्शक आनंदित होते हैं, दुखी होते हैं, प्रसन्न होते हैं, क्रोधित भी होते हैं और दर्द की भावनाएं भी उनमें विकसित होती हैं। अभी आपने देखा होगा हाल ही में एक मर्डर काफी चल रहा है, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, और उस आरोपी को लोगों ने तलवार से काटने के लिए चढ़ाई कर दी थी पुलिस की मौजूदगी में। तो ये जो भावना है, हम तो चित्रवत देख रहे थे,
तो ये भावना पैदा करती है ना, उद्वेलित करती है लोगों को, क्रोध पैदा कर देती है। केवल कला चित्र तो टीवी पर चित्र ही तो आता है, किंतु हम उससे जुड़ जाते हैं और हम अपने अनुकूल पात्र भी ढूंढ लेते हैं किसी नाटक में, यदि बैठे देख रहे होते हैं तो। यही कारण है कि कार्य को पूरा करने के लिए, उस एक अंतिम तत्व को लाने के लिए सर्वदा से ही कला प्रशंसा के लिए महत्वपूर्ण रही है। कला प्रशंसा महत्वपूर्ण रहा है कि जो अंतिम तत्व है उसको सामने लाया जाए, अर्थात उस कला में मूल भाव क्या है, उसके संरचना, सृजन, निर्माण के पीछे मौलिक तत्व क्या है, उसको दर्शकों तक लाना ही वास्तव में कला प्रशंसा अथवा आलोचना का हेतु है। हमारे दृष्टिकोण जो कला को हमारे जीवन में लाता है, क्योंकि वह आसपास के प्रत्येक व्यक्ति के लिए परिवर्तित होता है। जो हमारे दृष्टिकोण है उसमें यह कलाकृति कैसी हो सकती है, उसकी प्रशंसा हम कर सकते हैं अपने शब्दों में। दूसरे के दृष्टिकोण में वह कैसी है, उसकी प्रशंसा दूसरा कर सकता है, क्योंकि आसपास के प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह परिवर्तनीय होता है। अर्थात कला के एक गुण यह भी है कि उसमें नित्य रमणीयता डेवलप होती रहे, विकसित होती रहनी चाहिए। जो जिस तरीके से कला को देखना चाहे देख ले और वह सभी आनंदित हो सके। उसकी सुंदरता, उसकी आकर्षकता बदलती रहनी चाहिए। कला की सराहना तथा विश्लेषण को बढ़ावा देना इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि वह कला सृजन को गति और निरंतरता प्रदान करती है। अब देखिए, बड़ी अच्छी बात है, यदि कला को गति देना है, उसकी निरंतरता को बनाए रखना है, कला के सृजन को प्रवाह बाधित ना हो, निरंतर चलता रहे, इसलिए उसकी सराहना होनी चाहिए, उसका विश्लेषण होना चाहिए। ऐसी कला नहीं वैसी कला हो तो और अच्छा लगेगा। यह जो कमेंट्स है, यह कलाकृतियों को आगे बढ़ाने का कार्य करती है, कलाकारों को एक संबल भी देती है और नई ऊर्जा भी प्रदान करती है। वह हमें आकर्षित करती है और प्रत्येक व्यक्ति के मायना है कला के पीछे की कहानी भी करती है। हम सब जानते हैं कि साहित्य पता चल जाती है वो किस विचारधारा के हैं, किस मानसिकता से गुजर रहे हैं या किस मानसिकता के कलाकार हैं। वही भावबोध, वही जीवन बोध एक कलाकृति को देखने से, एक कलाकृति के एनालिसिस, विश्लेषण, विवेचना करने से हमें किसी कार्य का गंभीर रूप से विश्लेषण करने में सक्षम बनाता है। कला का यदि समीक्षा अच्छी तरीके से की जाए तो कोई यदि आलेखन हम बना रहे हैं या कोई आलेखन देख रहे हैं या हमें चाहिए, तो हमें उसमें निपुणता और तकनीकी तर्ज पर उसके एनालिसिस कर सकते हैं, उसकी गंभीर विश्लेषण करके हम अपनी चीज को वहां से प्राप्त कर सकते हैं या हम अपनी चीज अपनी इच्छा अनुसार, आवश्यकता अनुसार बनवा सकते हैं। कला प्रशंसा के आखिर आधार क्या है, किस आधार पर कला की प्रशंसा की जाए, तो कुछ आधारों की चर्चा हम करते हैं। कला की प्रशंसा के संदर्भ में विभिन्न आधार हैं। कोई पहले का किसी को रंग पसंद है, किसी को भाव पसंद है, किसी को रेखा सौष्ठव पसंद है, कोई सब्जेक्ट मैटर देखता है और कोई समग्र रूप में उसकी प्रस्तुतियों का आकलन करता है, मूल्यांकन करता है। कला प्रकृति में विविधता के परिणाम स्वरूप कला आलोचना को विभिन्न प्रकार से प्रकट किया जाता है। कला प्रशंसा के भिन्न भिन्न कलाओं के लिए अथवा विभिन्न शैली, कालखंड, स्थान एवं परिस्थिति की कलाओं की प्रशंसा एवं विश्लेषण के अलग अलग आधार हो सकते हैं। अर्थात हम कला प्रशंसा के जो मानक, जो पैरामीटर्स, जो मापदंड प्राचीन कला के लिए रखेंगे वही मॉडर्न आर्ट के लिए होगा, यह संभव नहीं है। जो शास्त्रीय कला के मानदंड है, मापक के और प्रशंसा के लोक कला पे अप्लाई होगा, लागू होगा, यह संभव नहीं है। तो कला शैली किस कालखंड में बनी, किस कालखंड में विकसित हुई, किस परिस्थिति में डेवलप हुई और किसके द्वारा डेवलप हुई, इन सब का कला प्रशंसा में एक आधार है, एक महत्व है। तभी उसके अलग अलग विचार लोगों के मन में आते हैं। इनमें अभिव्यक्ति हेतु प्रयुक्त माध्यम भी अर्थ और महत्व रखते हैं। अर्थात कलाकृति बन रही है तो ऐसा नहीं कि विषय और सब्जेक्ट मैटर और भावाभिव्यक्ति ही पर्याप्त हो,
आज उनमें प्रयुक्त माध्यमों को भी महत्व मिलता है और वह इस अर्थ में बनी है उसका भी महत्व है, अर्थात इस हेतु बनी है, क्या उस उद्देश्य और लक्ष्य है, क्या वह उसको पूर्ण कर पा रहा है। इन सब के आधार पर सम्मिलित रूप में इनकी आलोचना या प्रशंसा की जाती है। मूल रूप से मानव विकास क्रम में विकसित कलाओं के प्रशंसा विश्लेषण के लिए निम्न आधार को लिया जा सकता है। यदि हम बात करें तो हमने पहले भी कलाओं की विभिन्न श्रेणियां बनाई, जिनमें से 4 प्रमुख श्रेणियां हम लेते हैं। प्रागैतिहासिक कालीन कला के संदर्भ में प्रशंसा की बात करें, शास्त्रीय कला की प्रशंसा का आधार क्या हो सकता है, आधुनिक कला की प्रशंसा के आधार क्या हो सकते हैं और लोक कला की प्रशंसा के आधार क्या हो सकते हैं। तो एक कुछ बिंदु में हमने प्रयास किया है और डिटेल्स आपको अवेलेबल है में जाते हैं, लेकिन बिंदु में देखें तो जो प्रागैतिहासिक कालीन कला है, इस अवधि की कला का मूल्यांकन करने के लिए उस कालखंड में जाकर तत्कालीन परिस्थितियों को समझना होगा। अर्थात आलोचक या प्रशंसक को यदि किसी के पेंटिंग के बारे में जानना चाह रहा है, देख रहा है, समझ रहा है, उसकी मूल्यांकन करने का प्रयास कर रहा है, तो उस व्यक्ति की अपनी मनोदशा को, अपने मन को उस पाषाण युग में ले जाने का प्रयास करना चाहिए और उस परिस्थिति में चित्र बनाने की चेष्टा करनी चाहिए। तब जाके उसे वास्तव में पता चलेगा कि यह कला कितनी गुण को समेटे हुए है या इसमें क्या डिमेरिट्स है। भारतीय कला, शास्त्रीय कला की प्रशंसा की जब बात हम करते हैं तो कला की शैली यदि शास्त्रीय है तो इसके मापदंड निर्धारित हैं, इसकी प्रशंसा का आधार भी तय है और यह सब शास्त्रों में उल्लिखित है। इसमें रंग का कैसे समायोजन हो, इसमें नियम और प्रविधियां क्या अडॉप्ट की गई हैं, इनके मानक क्या है, इसके दिशा निर्देशन क्या है, तदनुसार ही इसकी विवेचना, विश्लेषण, आलोचना और प्रशंसा की जा सके। अर्थात शास्त्रीय कला की प्रशंसा करने के लिए हमारे पास मानक उपलब्ध है और उन मानकों को इस कला के ज्ञाता या शास्त्रीय कला के वेत्ता, आलोचक सभी जानते हैं। तो कम से कम इसके अंतर्गत चित्रों की रचना की बात करें और उसके आलोचना की बात करें तो लगभग एक जैसा हो सकता है, किंतु बाकी में भिन्नताएं हैं क्योंकि उसका कोई पैरामीटर्स नहीं है, कोई मापदंड नहीं है। आधुनिक कला की प्रशंसा की बात करें तो हम इसके लिए स्वतंत्र अभिव्यक्ति का आधार मानते हैं, उदारवादी विचारों को आधार मानते हैं और उसी की परिणति भी इसे मानते हैं। अर्थात उदारवादी विचार जब भी आया तभी इस कला की डेवलपमेंट हुई, तभी यह कला विकसित होती है। अतः इसकी आलोचना और प्रशंसा का कोई मानक अथवा स्थापित सिद्धांत नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई आधार नहीं होता, कोई स्थापित सिद्धांत नहीं है, कोई लिख के रखा हुआ नहीं कि इस आधार पे ही ये अच्छी मानी जाएगी और ये अच्छी नहीं मानेगी, या इसकी आलोचना प्रशंसक अपनी आकलन अनुरूप इसका आलोचना या तथा प्रशंसा प्रस्तुत कर सकता है। अर्थात कोई भी आलोचक प्रशंसक हैं, आधुनिक कला को किस एंगल से वह देखते हैं, वह उसी आधार पर उसका मूल्यांकन करेंगे। हमारा आधार दूसरों से भिन्न हो सकता है, दूसरों का आधार हमसे भिन्न हो सकता है। अर्थात मूल रूप से आधुनिक कला आकर्षक लगता है, उसमें सृजनात्मकशीलता देखती है, लोक कला की प्रशंसा की बात यदि हम करते हैं तो लोक कला भी किसी प्रशंसा की मोहताज नहीं, उसके पास बहुत सारी चीजें है तब भी उसको कोई पूछने नहीं जाता है, न कोई उसकी सराहना करता है। तो वह लोक कला किसी की परवाह ही करती है, वो तो अपने आप चलती चली आ रही है सदियों से, हजारों साल से, पीढ़ी दर पीढ़ी गांव में घरांग में खेलती थी, तो उनकी मूल्यांकन भी करने वाले कम होते हैं। लेकिन आजकल हम देखते हैं सोशल मीडिया हो या बहुत सारे अवसर मिलते हैं इन कलाकारों को भी। अभी हाल में ही विगत 5-6 वर्षों में कई पद्मश्री या पद्म पुरस्कार इन कलाकारों को मिला है, जो निश्चित रूप से सराहनीय है और इन कलाकारों को प्रोत्साहन के लिए महत्वपूर्ण है। तो यह आलोचना और मूल्यांकन का ही परिणाम है, उन्हें यह अवसर मिला, उन्हें यह सम्मान प्राप्त हुआ। यह किसी व्यक्ति को सम्मानित नहीं किया गया बल्कि उस लोक कला को सम्मानित की गई है। तो हम इसमें क्या देखते हैं, स्वाभाविक प्रवृत्ति। लोक कला निश्चित रूप से स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, जैसा हमें लगा काले के संग लाल रंग लगा देंगे, आउटलाइन ब्लैक कर सकते हैं, यह हमारी स्वभाव। वर्ली पेंटिंग देखा आपने, केवल व्हाइट से ही बनती है। सामुदायिक भावना या कम्युनिटी रिप्रेजेंटेशन का कार्य करती है, सभी लोग मिलजुल के बनाते हैं इसको, कोई एक व्यक्ति की कलाकृति नहीं, इसमें होती है। अतः इसकी प्रशंसा व आलोचना का आधार लोक भावनाओं को ही बताता है।
लोक भावनाएं जो हैं उन्हीं के आधार पर इनकी विवेचना, आलोचना और प्रशंसा करना चाहिए। अब हम थोड़ा से चर्चा करते हैं कि जो ये पूरा चर्चा ही आपके शोध के संदर्भ में ही है। आवाज आ रही ना? यस सर, यस सर। आवाज अच्छा, ठीक ठीक। मैं थोड़ा सा बीच में कभी बार हाँ हूँ कर दिया करिए आप लोग। तो शोध हेतु कलाकारियों की समझ एवं वर्णन, अंडरस्टैंडिंग ऑफ आर्ट्स एंड डिस्क्रिप्शन, या कैसे डिस्क्राइब करें इसके बारे में थोड़ा। कला आलोचना तथा प्रशंसा से कलाकृतियों की विवेचना करने की क्षमता विकसित होती है। हमने देखा होगा कि कलाकार चित्र तो बहुत अच्छा बना लेते हैं, वह एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, वो अपने चित्रों के बारे में खुद ही नहीं बता पाते हैं। ऐसा नहीं कि नॉलेज नहीं उनके पास सब जानकारी होती है, किंतु वह वक्ता नहीं हो पाते या उनके पास शब्द नहीं होते हैं, क्योंकि उनकी तो रेखा और तूल का ही बोल रही होती है। तो इसलिए आवश्यक है कि थोड़ा बहुत आलोचना, प्रशंसा, समझ डेवलप करनी चाहिए। उसके वर्णन करने की विचार क्षमता हमें विकसित होनी चाहिए। तो कला की आलोचना यदि होगी और बार बार किसी कलाकार, अच्छे श्रेष्ठ कलाकारों की भी आलोचना और प्रशंसा दोनों करें, तो वो रिएक्ट करेगा और उनमें भी ये क्षमता डेवलप होगी। तो कलाकृतियों की विवेचना हुआ कर सकते हैं, और रिसर्च संदर्भ में तो हमें करने की महती आवश्यकता होती है। कला क्षेत्रों में अन्वेषण एवं शोध कार्यों के लिए कला समीक्षा का ज्ञान आवश्यक होता है। कला क्षेत्र में यदि हम शोध करने जाते हैं तो हमें पता चले एक चित्र मिली पड़ी हुई कहीं रास्ते में, उसका डिस्कशन, उस पर विवेचना कैसे करें, ये तो हमको मालूम होना चाहिए। तभी तो हम कर पाएंगे जब इसके बारे में कुछ अध्ययन कर रखा होगा। तो उसकी समीक्षा का ज्ञान हमें होना चाहिए। आप रास्ते चलते हुए दीवारों पे कंडे देखते हैं गोबर से बने हुए, और उसमें भी आर्ट ढूंढ लेते हैं, तो ये भी तो हमें होनी चाहिए। कला आलोचना के ज्ञान से शोधकर्ता प्राप्त सामग्रियों का उचित विश्लेषण कर सकता है। कला के आलोचक ना यदि हमें मालूम है, हमें क्षमता है कर सकने की, उसके विश्लेषण करने की, अच्छा है बुराई मानक उसके समझ सकते हैं। कला प्रशंसा से जाए, उसके कला के बारे में उनसे चर्चा करें, तो उनसे और भी दूसरी जानकारियां आप निकाल सकते हैं, ले सकते हैं। अन्यथा वो इंटरेस्ट नहीं लेगा आपसे बात करने का। तो पहले धीरे धीरे पहुंच के अपनी जानकारी के लिए उनके संपर्क बनाए। इसके अध्ययन से कलाकार को स्वयं के आकलन का मूल्यांकन का अवसर प्राप्त होता है। एक बड़ी बात यह भी है कि इसके अध्ययन हमें पता चला है, मालूम है, समीक्षा करने के तरीके, आलोचना को सहने के तरीके, तो अपने को भी मूल्यांकन करने का अवसर मिलता है, अपना आकलन करने का अवसर मिलता है। यह एक पॉजिटिविटी हमारे लिए है कि हम इसको सीख सकते हैं। इसके अध्ययन से कलाकार को स्वयं की कृतियों का वर्णन करने की क्षमता विकसित होती है। जो मैं अभी बता रहा था, अपनी कृति के बारे में बताने का प्रयास होना चाहिए। भाषा कोई भी हो, लेकिन जिस भाषा को हम जानते हैं उसमें तो कम से कम बता ही सकें, ताकि दूसरा कोई ट्रांसलेट करके दूसरी भाषा में दूसरों को बता सके। तो हम अपनी कृति के बारे में न बता सके, दूसरा क्या बताएगा? दूसरा आपकी भावनाओं को नहीं बता सकता है। इसलिए इसकी आलोचना को समझनी चाहिए, इसके बारे में पढ़ना लिखना चाहिए। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कला की विश्लेषण, सराहना व प्रशंसा व्यक्ति अथवा दर्शक को उत्तेजित करती है। यह भी बात अभी मैंने चर्चा की थी कि महत्वपूर्ण बात है कला में। कला की विश्लेषण, उसका विश्लेषण कैसा है, उसका सराहना। बहुत सारे कलाकृतियां लगी हो और किसी एक कलाकार के बारे में आपने सराहना की, कलाकार स्थापित है, उनको बुरा लग सकता है, वो उत्तेजित हो सकते हैं। इवन दर्शक भी उत्तेजित हो जाते हैं कृतियों को देख करके। ये क्या गलत होने, ऐसा तो नहीं होता है क्या? ये गलत है। आंदोलन आपने देखा होगा, कई फिल्मों की बायकॉट्स चले हैं, हैशटैग बायकॉट बहुत सारे फिल्मों की आजकल होती रहती है, तो भी तो एक कलाकृति ही है। तो ऐसी भी संभावना रहती है। उसे उकसा सकती है कलाकार, उसे अतीत में झांकने का अवसर भी प्रदान करती है, तथा दूसरों अथवा किसी अन्य के प्रति विचार व भावनाओं को उद्वेलित एवं विकसित करने में मदद करती है। ये सारी गतिविधियां कलाओं के द्वारा संभव है।
वास्तव में यह दर्शकों की आंखें और दिमाग दोनों को ही खोलती है। निश्चित रूप से कला की अभिव्यक्ति तभी सार्थक और तभी प्रतिफलदायक है जब वह दर्शकों की आंखें खोल दे, उनकी दिमाग खोल दे, और जैसा हम चाहते हैं इस कला से अपेक्षा जो समाज की होती है तभी वह पूर्ण हो सकती है। तो यह हमारी कला समीक्षा के संदर्भ में संक्षिप्त विचार आपके समक्ष। अब इसी के आगे हम दूसरी कड़ी में चलते हैं। हमने दो चीजों को आज रखा, आपके साथ चर्चा की है। दूसरी कड़ी हम लेते हैं डॉक्यूमेंटेशन। दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू द रिसर्च, पीएचडी रिसर्च या कोई भी रिसर्च हो, उन संदर्भ में डॉक्यूमेंटेशन, इवन विदाउट रिसर्च, बिना रिसर्च के भी डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत पड़ती है, और शोध कार्यों में तो डॉक्यूमेंटेशन अनिवार्य अंग है, अनिवार्य हिस्सा है शोध का। हम आप लोगों ने रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंतर्गत बहुत सारी चीजें पढ़ी होगी, हो सकता है कुछ उसकी पुनरावृत्ति हो रही हो, ये मुझे नहीं पता है। तथा हम इस पर अब चलते हैं कि कैसे डॉक्यूमेंटेशन हमारे लिए उपयोगी है, इसका उपयोग हम किस आधार पर करें। इसके अंतर्गत हम रिसर्चिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन फॉर आर्ट वर्क्स, आर्ट प्रैक्टिसेस, ये टॉपिक है इट्स डिस्क्रिप्शन के थ्रू। इंट्रो, डॉक्यूमेंटेशन की बात करें, थोड़ा लगता है कुछ टाइपिंग एरर आ गया है, कोई बात नहीं। डॉक्यूमेंटेशन इज एनी communicable materials that is describe, explain or interact regarding some attribute of an object, system or procedure, such as its parts, assembly, installation, maintenance. Documentation क्या है? एक communicable material है, एक दूसरे के द्वारा संप्रेषित हो रही है, उसके बारे में वो बताया जा रहा है डॉक्यूमेंटेशन के द्वारा, उसका एक्सप्लेन हो रहा हो पे, उस एक दूसरे से वो जोड़ रहे हैं, उनकी समीक्षा, उनके बारे में विशेषता, उनके महत्व को किसी सब्जेक्ट के साथ किसी प्रक्रिया के बारे में बताना डॉक्यूमेंटेशन है। उसका इकट्ठा करना, उसको संकलित करना, उसे व्यवस्थित करके समायोजित करना, उसको रखरखाव करना वास्तव में डॉक्यूमेंटेशन है। डॉक्यूमेंटेशन कैन रिलेट टू डिफरेंट टाइप्स, प्रोडक्ट एंड प्रोसेस। ये दो चीजों में संबंध स्थापित करता है, दो विभिन्न विषयों को समाहित करता है। प्रोडक्ट एंड प्रोसेस, एक जो उत्पाद है और एक प्रक्रिया। कला सृजन एक प्रक्रिया हो गई, कलाकृति एक उत्पाद है। प्रोडक्ट डॉक्यूमेंटेशन डिस्क्राइब्स द प्रोडक्ट अंडर डेवलपमेंट एंड प्रोवाइड्स गाइडलाइंस ऑन हाउ टू एक्सिक्यूट एक्शन विद इट। प्रोडक्ट डॉक्यूमेंट्स के अंतर्गत वह बताता है, उसका वर्णन करता है कि यह प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रक्रिया में क्या है और कौन से गाइडलाइंस को उसको फॉलो करना चाहिए। इस विधान को, इस ज्ञान को वह एक्सिक्यूट करने के लिए बताता है, लागू करने के लिए बताता है। प्रोसेस डॉक्यूमेंट्स ऑन द अदर हैंड रिलेट्स टू ऑल मटेरियल्स क्रिएटेड ड्यूरिंग डेवलपमेंट। और प्रोसेस डॉक्यूमेंट्स वह प्रक्रिया है जो डॉक्यूमेंट्स बताते समय, डेवलप करते समय, उसको प्रयोग फाइनल लाते समय कौन कौन सी सामग्री को हमने इस्तेमाल किया। पर्पस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, although there are explained purpose for creating a scientific or technical documents, there are 4 general categories. ये बहुत ही आवश्यक होता है कि बहुत सारी चीजों लोग डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, हम उसका प्रलेखीकरण करते हैं, उसका आलेखन करते हैं, उसका भंडारण करने के लिए एक लिपिबद्ध तरीके से संरक्षित करने का प्रयास करते हैं। तो इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है इन 4 चीजों के लिए। टू प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंटेशन क्यों? तो इंफॉर्मेशन को उपलब्ध कराने के लिए। हमारे पास यदि डॉक्यूमेंटेशन है तो जब हम शोध करते चले, हमने सारा डाटा इकट्ठा करके रखा हुआ है, लिपिबद्ध तरीके से क्लासिफाइड करके रखा है, वर्गीकृत करके रखा हुआ है, तो जब हम जरूरत पड़ती है इस विषय के संदर्भ में इंफॉर्मेशन लेना, तो अपनी वो फाइल खोलते हैं, उठा के रख लेते हैं उनमें से जानकारी। टू गिव इंस्ट्रक्शंस, किसी को निर्देश देने के लिए भी डॉक्यूमेंटेशन होता है। टू परस्यू द रीडर्स एंड टू एनेक्ट समथिंग और प्रोहिबिट समथिंग, किसी को कुछ बताने के लिए, रोकने के लिए, या उसके साथ कोई कार्य व्यवहार करने के लिए, यह भी डॉक्यूमेंटेशन का हिस्सा है। द पर्पस ऑफ डॉक्यूमेंट इज टू फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ द, जो पर्पस है डॉक्यूमेंटेशन का, उद्देश्य है, लक्ष्य है, वह इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना, सूचनाओं को हस्तांतरित करना, सूचनाएं यहां से वहां जाए, फ्रॉम इट्स ऑथर टू रीडर्स, जिसने डॉक्यूमेंट बनाया है, जिसके द्वारा डॉक्यूमेंट तैयार हुआ है, उससे
पाठकों के पास तक पहुंचे, यह इसकी उद्देश्य है, इसके उद्देश्य में निहित है। It is the author's job to design the document so that the information it contains can be interpreted accurately and efficiently. इसलिए यह ऑथर या डॉक्यूमेंट्स तैयार करने वालों की जिम्मेवारी होती है, लेखक की जिम्मेवारी होती है कि डॉक्यूमेंट को इतना इंफॉर्मेटिव बताए, इतने तरीके से इंफॉर्मेशन में कंटेंट्स रखे कि जिसको भी जरूरत करे आसानी से वो ले सके, एफिशिएंसी प्रभावी ढंग से उसे वह स्वीकार कर सके और उसका उपयोग कर सके सटीक तरीके से, एक्यूरेटली। तो यह इंट्रोडक्शंस के रूप में हम लेते हैं। फिर डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस। डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस इज द एक्ट ऑफ कैप्चरिंग और डॉक्यूमेंटिंग ऑल द स्टेप्स इन ए पर्टिकुलर टास्क। एक दिए गए निश्चित कार्य में उनकी प्रक्रियाओं को पकड़ के रखना, उनकी प्रक्रियाओं को लिख के रखना कागज में या किसी और तरीके से संभाल के रखना, ये डॉक्यूमेंटेशन की प्रोसेस हो सकती है। आइडियली इट शुड बी हैपेंड इन रियल टाइम। और क्या कहते हैं, एक निश्चित समय में सही तरीके से वास्तविक समय में इसको पूर्ण भी किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कहीं विजिट करने या किसी केव की कल गए और महीने में बाद उसके बारे में लिखने का विचार आया, तो आपका डॉक्यूमेंटेशन बिगड़ सकता है, गलत हो सकता है, अनुचित हो सकता है। आपको तत्काल तत्क्षण डॉक्यूमेंटेशन करनी चाहिए, तत्क्षण उसके फोटोग्राफ्स लेने चाहिए, तत्काल कोई यदि उपलब्ध है उसके बारे में बताने के लिए क्यूरेटर्स हैं या कोई भी इंचार्ज है तो आप उससे पूछ के जानकारी इकट्ठा कर लें। ये नहीं कि बाद में पढ़े उसने क्या कहा था, तो आपका बिगड़ जाएगा। एज रिसर्चर परफॉर्म ए टास्क दे डॉक्यूमेंट ईच स्टेप्स दे टेक। वो अपने जो भी प्रथम चरण, द्वितीय चरण, चौथे चरण, इन सारे चरणों को डॉक्यूमेंटेशन करते रहना चाहिए या लिख के रखना चाहिए। It is a quick and simple way to add a comment block prior to method. Components of a method, return value of parameters are listed on separate lines of the block so we can document their meanings individually. हमें तत्काल साधारण तरीके से, आसान तरीके से उस पर कॉमेंट भी लिख के रखने चाहिए, नोट के रूप में हो या किसी और तरीके से। जो भी प्रक्रिया हम अडॉप्ट कर रहे हैं उस मानक के आधार पर, उसके मूल्य के आधार पर उसे लिस्टेड सेपरेट लिस्ट बना के रखें। जैसे कोई चीज हम लिख रहे हैं और पता चले इससे रिलेटेड और चीजें हैं तो वहां मार्क्स लगाना चाहिए और उसके लिए अलग से लिख के रख लेना चाहिए कि उसकी हमको जरूरत पड़ सकती है। उसमें लाइन लगा लेना चाहिए, अंडरलाइंस करते हैं हम, कई बार हम लोग कोट करते हैं बहुत सारे वर्ड्स को। तो इस प्रकार से डॉक्यूमेंटेशन एक मीनिंगफुल हो सकता है व्यक्ति के लिए। फिर रूल्स फॉर डॉक्यूमेंटेशंस। इमीडिएट नोट्स, एक तत्कालिक नोट कहते हैं। मैनेजर शुड टेक नोट्स राइट आफ्टर एन इंसिडेंट ऑकर्स। जो भी प्रबंधक होते हैं या प्रबंधक के रूप में हम यदि कोई रिसर्च कर रहे हैं तो हम प्रबंधक होते हैं, तो इमीडिएट नोट्स करने चाहिए। कोई भी घटना घट रही है, कोई भी क्रिया संपादित हो रही है, कोई प्रक्रिया पूर्ण हो रही है, तत्काल हमें उसके बारे में लिख के रखना चाहिए, नोट्स तैयार करके रखना चाहिए। यह नोट्स सॉफ्ट कॉपी में भी हो सकती है और हार्ड कॉपी में भी हो सकती है, पिक्चर के रूप में हो सकती है, चित्र के रूप में हो सकती है। बहुत सारे चित्र बने हैं, आप उसी को बना भी सकते हैं, रख सकते हैं। दैट इज आल्सो कॉल्ड डॉक्यूमेंटेशन। एक्यूरेट एंड बिलीवेबल एक्शन व्हेन एन आउटसाइड ऑब्जर्वर, जज, ज्यूरी, इन्वेस्टिगेटर will call to judge your side of the story. Accurate and believable action, ऐसे एक्शन होनी चाहिए जो एक्यूरेट हो, सही हो, परफेक्ट हो और विश्वसनीय हो। जब कोई ऑब्जर्वर बाहर से हमारे पास आता है, वो हमारे पक्ष जानने के लिए चाहता है, तो हमें अपनी बातों को सही तरीके से बताना चाहिए। अर्थात जब आपका साइड पूछने के लिए आता है तो डिटेल्ड ऑब्जर्वेंट एट ऑथेंटिसिटी। जो उसका डिटेल ऑब्जर्वेंट है, अवलोकन है, ज्ञान उससे लिया, चर्चा उससे ली, जानकारी उनसे इकट्ठी की, वह प्रामाणिकता को मजबूत करती है, ऑथेंटिसिटी को प्रभावित करती है, उसमें वो जुड़ जाता है। When you visited a place and take any interview, you must have to collect information and note down immediately. When you visited a place and take any interview, मैंने अभी चर्चा की थी, जब कभी आप किसी स्थान, जगह पर पहुंचते हैं, घूमने जाते हैं, देखने जाते हैं, भ्रमण के लिए जाते हैं, या आप किसी से इंटरव्यू कलेक्ट कर लेते हैं, साक्षात्कार ले रहे होते हैं, तो आपको नोट डाउन चाहिए इमीडिएट, तत्काल।
देर नहीं करनी चाहिए, नहीं तो आप उसके बारे में भूल सकते हैं। यद्यपि आपके पास आजकल रिकॉर्ड सिस्टम्स आप रख के एनालिसिस कर सकते हैं, किंतु ऐसा ना हो बहुत सारे रिकॉर्डिंग्स हो जाए उसको आप एनालिसिस करें ही ना, विश्लेषण उसका हो ही ना, इसलिए आपको हार्ड कॉपी में भी रखना चाहिए। टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, अब हम आते हैं अभिलेखीकरण या प्रलेखीकरण। हिंदी में थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा ये शब्द, लेकिन इसका शाब्दिक अर्थ प्रलेखीकरण ही है और इसे हम डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन व्हिच डिपेंड्स अपॉन द यूज ऑफ इट। वी कैन क्लासिफाई इट इन 3 टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स ब्रॉडली। बहुत सारे इसके प्रकार हो सकते हैं और उसके यूज, उनकी उपयोगिता, उनकी उपादेयता के आधार पर उसे हम इन श्रेणियों में इन्हें विभक्त करते हैं, इन प्रकारों में इन्हें बांटते हैं। किंतु एक बड़े आधार पर हम यदि चर्चा करें तो मूल रूप से हम 3 प्रकार के डॉक्यूमेंटेशन को आपके समक्ष आपके लिए चर्चा में लेते हैं। एक तो प्रोडक्ट डॉक्यूमेंट्स, दूसरा प्रोसेस डॉक्यूमेंट्स एंड थर्ड इज सेल्स एंड मार्केटिंग डॉक्यूमेंट्स। प्रोडक्ट डॉक्यूमेंट्स अथवा जो उत्पाद बनना हो, जैसे हमारी पेंटिंग्स बननी है, चित्र बनना है, तो वो हमारा डॉक्यूमेंट्स हो गया। उसमें क्या बनेगा, कैसे लगे, सामग्री होगी, कैसे कहाँ जाएगी, कौन उसको रखेगा, कहाँ डिस्प्ले होगी, ये सारी चीजें उसके अंतर्गत एक प्रोडक्ट है। उसका विश्लेषण हम करेंगे, उसकी क्लास आलोचना करेंगे, उसके बारे में अच्छाई बुराई सब बताएंगे। फिर प्रोसेस डॉक्यूमेंट्स, उसके लिए क्या प्रोसेस होगी, जैसे गैलरी तक पहुंचना है तो पहले बनाने की प्रोसेस होगी, फिर वहां पहुंचाने की प्रोसेस होगी। कौन सी मीडियम हमने अपनाया, हमने कौन सा मटेरियल यूज किया, किस तकनीकी संसाधनों से यह उस डिस्प्ले स्थल तक पहुंच रही है, ये सारे इसमें आ गया। डिस्प्ले स्थल तक पहुंचने के बाद सेल्स एंड मार्केटिंग डॉक्यूमेंट्स आता है। तो डिस्प्ले स्थल यदि किसी गैलरी या किसी बायर को हम दे देते हैं, उसके बाद उस पेंटिंग को या उस कृति को वह बेचता है और उसकी बाजार करता है, तो उसके लिए कौन कौन से उसे डॉक्यूमेंट्स चाहिए वह उसे संग्रहित करता है, वह उस पर कार्य करता है। इसलिए इसके बारे में भी हमें समझना चाहिए। अंडर अबव कैटेगरीज ऑल वी नो अबाउट सम डॉक्यूमेंटेशन लाइक, इन कैटेगरीज में बड़ा कैटेगरीज है, इसके अंतर्गत ये सारे डॉक्यूमेंट्स समाहित होते हैं। हम सभी इससे रोज 2-4 होते हैं, कहीं भी निकल जाए तो आपको कुछ न कुछ व्हीकल डॉक्यूमेंट्स, जैसे यहाँ पर एक 4थे नंबर पे है, आपको चाहिए। तो हम थोड़े से इसमें चर्चा कर लेते हैं। वर्क डॉक्यूमेंटेशन, जो कार्य का अभिलेखीकरण है, प्रलेखीकरण है, उसके बारे में चर्चा करें। टैक्स फॉर्म्स, वेकेशन लिस्ट छुट्टियों की सूची आती है, आप स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं तो आपको जरूरत पड़ती है। प्रूफ फॉर एजुकेशनल लीव, कोई आपने एजुकेशनल लीव ली है उसकी भी प्रूफ चाहिए होती है। ये वर्क कार्य से संदर्भित जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, अभिलेख हैं, उसके अंतर्गत हम संग्रहित करते हैं। इंडिविजुअल डॉक्यूमेंटेशन, व्यक्तिगत डॉक्यूमेंटेशन भी हमारा होता है, हमारी बायोडाटा जिसे कहते हैं, रिज्यूम्स, प्रोफाइल्स, ये सारे इसके अंतर्गत आते हैं। हमारे अचीवमेंट्स, हमारे सर्टिफिकेट्स, चाहे वो डिग्री के हों, किसी डिप्लोमा के हों या किसी कैंप या एग्जीबिशंस के, आप इन्हें भी संग्रहित करते हैं। फिर इंस्टीट्यूशनल डॉक्यूमेंटेशन, संस्थागत प्रलेखीकरण। संस्थागत प्रलेखीकरण अर्थात संस्था के प्रलेख डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वह हमें नहीं मिल सकते, उनके लिए हमें प्रयास करनी पड़ती, दूसरे तरीके होते हैं उसके लेने का, लेकिन वो संस्था के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसके बारे में जानकारी, उसकी गतिविधियां, उसकी प्रोसेस, उनका कलेक्शन उनके द्वारा किया जाता है। दैट इज कॉल्ड इंस्टीट्यूशनल डॉक्यूमेंटेशन। देन फोर्थ वन इज व्हीकल डॉक्यूमेंटेशन, वाहन प्रलेखीकरण। वाहन रजिस्ट्रेशन आप कराते हैं, उससे रिलेटेड आपके इंश्योरेंस होते हैं, उससे रिलेटेड आपके डीएल होते हैं, ये वाहन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं। उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स प्राप्त करने के लिए भी आपको कई डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ते हैं। आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंटेशन, जो भी मैं चर्चा कर रहा था, सारे डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट्स, आप उसमें देखें तो मार्कशीट, डिग्री, प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट अर्थात टीसी, ये सब सारे इसके अंतर्गत आते हैं। मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन, जो स्वास्थ्य संदर्भित विवरण होती है हमारी या किसी व्यक्ति की, किसी संस्थान की, वह मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन के, चिकित्सा संस्थान की भी डॉक्यूमेंट हो सकती है वो। लैंड एंड प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंटेशन, आप सभी इससे भी अवगत हैं, आपके भूमि के कागज होते हैं, भवन की प्रॉपर्टी के कागज होते हैं, ये सब सारे, या उसके बनाने में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, दोज ऑल आर रिलेटेड टू दिस पॉइंट। हाउसिंग इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स, हाउसिंग इंफॉर्मेशन, घर के सूचना संदर्भित कागजात,
प्रलेख, आपका हाउस नंबर क्या है, आपके हाउस टैक्स दिया गया कि नहीं दिया गया, आपका वाटर टैक्स है, बिजली टैक्स है, ये सब सारे इससे रिलेटेड आ जाते हैं। फिर आपके नेशनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स, नेशनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स के अंतर्गत आप आधार कार्ड को जानते हैं कि यह नेशनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स के रूप में है। पासपोर्ट आपका नेशनल आइडेंटिटी बताता है जब कभी आप बाहर जाते हैं, विदेश जाते हैं, तो ये सारे डॉक्यूमेंटेशन को हम जानते हैं, लेकिन इन होती है हम और कुछ डॉक्यूमेंट्स आर some common important documents using by us are personal documents, हम अभी चर्चा कर चुके हैं, व्यक्तिगत निजी लेटर्स, बहुत सारे लेटर्स होते हैं, जैसे आपकी क्लास में ले रहा हूँ, कानपुर विश्वविद्यालय से मुझे चिट्ठी मिली, दैट इज कॉल्ड लेटर डॉक्यूमेंट्स। ये एक प्रूफ हुआ कि हमने वहां पढ़ाया और मुझे ऑफर किया गया कि आप पढ़ाइए, नहीं तो बाद में इसका आधार नहीं रहता। ऐसे बहुत सारी चीजें, सेल्स इनवॉइस, विल्स एंड डील्स, हम जो कुछ भी विल्स या डील्स बनाते हैं न्यायालय के द्वारा, उसके अंतर्गत न्यूज़पेपर इश्यूज, न्यूज़पेपर इश्यूज आप समझते हैं न्यूज़पेपर इश्यूज कितने महत्वपूर्ण होते हैं। आपका यदि चित्र छपा हो, उसमें आपकी कहानी छपी हो, आपके बारे में छपा हो, आप कितने तन्मयता से तरीके से उसको रखते हैं। न्यूज़पेपर कॉमन एक हो जाता है। और दूसरा एक हेडलाइन इंडिविजुअल न्यूज़पेपर स्टोरीज, यदि मैं कहता हूं किसी को मेरे 5 या 6 आलेख एम्प्लॉयमेंट न्यूज में छपे हैं, तो मैं कैसे बताऊंगा? या तो वेबसाइट पे वो जाएंगे तो देखेंगे, या मैं संग्रहित करके रखा है मैंने, तो उसको बता देता हूँ, ये देखो मेरे छपे हुए। तो ये जो चीज है न्यूज़पेपर्स आपके बारे में छपी है, इंडिविजुअल्स के बारे में, तो हम उसको कलेक्ट करके रखते हैं, संग्रह करके रखते हैं। सारे समाचार पत्र वाले प्रकाशक, पब्लिशर्स उसको संभाल के सारी प्रतियां को संग्रहित करते हैं, वो डॉक्यूमेंटेशन उसे कहते हैं। उसमें भी विभिन्न कॉलम होते हैं, विभिन्न पेज होते हैं। आप उस पेज के ऊपर हेडिंग्स देखते होते हैं कि ये कानपुर समाचार, ये राजधानी समाचार, अंतरराष्ट्रीय पेज, ये होते हैं ना, ये क्या है? ये डॉक्यूमेंटेशन के तरीके हैं, वो क्लासिफाइड करके रखना पड़ता है हमको। ओरल हिस्ट्री रिकॉर्डिंग्स, ये भी एक बड़ा पार्ट है डॉक्यूमेंटेशन का। ओरल हिस्ट्री, हमारे पूर्वज जो पुरानी पीढ़ी के लोग हैं, उनके पास बहुत सारी ज्ञान की चीजें होती हैं, आप उनसे सुन करके उनकी रिकॉर्डिंग्स रख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड ओरल हिस्ट्री। उनको आप रिकॉर्ड करके रखिए। आप अभी किसी कला तीर्थ में जाएं, उनके बारे में कोई बताने वाला मिलता तो आप रिकॉर्ड करके रखते हैं, दैट इज ओरल हिस्ट्री। फिर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स किसी के आदेश आते हैं जो इसका पालन किया जाए, इसका क्रियान्वयन किया जाए। उसी तरह से मीटिंग मिनट्स, मीटिंग्स होती है, आप सभी जानते हैं, मीटिंग्स आपने भी फेस किया होगा। और मीटिंग्स के पहले एजेंडा होती है, मीटिंग्स में डिस्कशन होता है, डिस्कशन के बाद फाइनलाइज करते हैं, और वह फाइनल स्वरूप उस एजेंडा के अनुकूल होता है और उसे कार्यवृत्त कहते हैं। कार्यवृत्त, प्रतिवेदन या कार्य योजना, ये 3 शब्द हैं, सामान्य रूप से मीटिंग्स से रिलेटेड है। हिंदी में सुनने में थोड़ा सा समझ में नहीं आता है, लेकिन मिनट कहेंगे तो हम जल्दी समझ लेते हैं। पालन प्रतिवेदन कहते हैं, एग्जीक्यूशन रिपोर्ट तो वो समझ में आ जाता है, लेकिन पालन प्रतिवेदन के तो थोड़ा सोचना पड़ता है ये क्या है। ऐसे ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पे थोड़ा चर्चा। नेक्स्ट, इफेक्टिव डॉक्यूमेंट्स किसे कहते हैं? इफेक्टिव डॉक्यूमेंट्स रेफर्स टू द कलेक्शन, स्टोरेज, डिसेमिनेशन एंड एफिशिएंट यूज ऑफ इंफॉर्मेशन इन रिलेशन टू फंड रेजिंग एंड कम्युनिकेशन। ये इफेक्टिव डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो फंड रेजिंग भी करता है और कम्युनिकेशन को महत्व देता है। इनमें सारे वो कलेक्शन, स्टोरेज, सारी चीजें होती है, इतना एफिशिएंट होता है कि इंफॉर्मेशन के द्वारा रिलेट करता है और फिर उससे फंड की धन की व्यवस्था होती है, और या तो फिर कम्युनिकेशन उससे होता है। हम यदि कुछ चीज बना रहे हैं, वो चित्र यदि संप्रेषणीयता में सफल होती है, तो वो एक डॉक्यूमेंट हो जाती है कि यह पेंटिंग, यह मैसेज दे रही थी, यह इसका उपदेयता, यह सिद्ध हो चुकी है। बेनिफिट्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन: increase efficiency documentation, process reduce documentation, hunting and wastage of time, so that worker or employees can focus more on reviewing, generating tasks, increase productivity. Documentation simplifies process and makes information more accessible. As result, productivity increased. ये कंपनी के संदर्भ में रेफरेंस आता है कि डॉक्यूमेंटेशन यदि सही तरीके से किया जाए, व्यक्ति को, एम्प्लॉय को सही तरीके से लगाया जाए, वर्कर्स को,
वो काम करने के प्रति फोकस कराया जाए, सही तरीके से उनको बताया जाए, उनको प्रोसेस बता दें, तो उससे प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। और उनका डॉक्यूमेंटेशन सरल यदि होता है, प्रोसेस प्रक्रिया सरल होती है, इंफॉर्मेशन आसानी से लिए से सबके लिए एक्सेसिबल हो, कोई भी उस इंफॉर्मेशन को आसानी से ले ले, उसको समझ ले, तो वह डॉक्यूमेंटेशन सफल होता है। इसी तरीके से यह हमारे रिसर्च में भी उपयोगी होता है कि हम यदि सही ढंग से कुछ चीज लेके आए हैं, संग्रहित किया है और हमने काम किया, आगे वाला भी उसे काम कर सके यदि सही तरीके से हमने उसको सहेज कर रखा है तो। फाइनली एज ए रिजल्ट प्रोडक्टिविटी इंक्रीज्ड। फाइनली जब हम रिसर्च का काम करते हैं तो हमारे आर्टिकल्स, रिसर्च पेपर्स या दूसरी चीजों की उपलब्धि आसानी से हो जाती है। कला के संदर्भ में प्रलेखीकरण की बात कर लेते हैं थोड़े से शब्दों में। शब्द प्रलेखीकरण क्या? प्रलेख, अभी हम थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन शब्द थे, प्रलेखनकरण मैंने बाद में बात की। लेख, आलेख प्रलेखों के तैयार करने के संदर्भ में प्रयुक्त होता है और वास्तव में यह शब्द सर्वेक्षण से संबंध रखता है। शब्द प्रलेखीकरण क्या है? लेख है किसी चीज का, किसी के आलेख हैं, किसी के द्वारा लिखा हुआ, प्रलेखों के तैयार करने, प्रलेख है अर्थात किसी ने छोटा सा लेख लिख रखा है, नोट्स लिख रखा है, नोट्स प्रलेख कहलाता है। और वह वास्तव में किससे संबंध रखता है? तो सर्वेक्षण से। सर्वेक्षण क्या? जब कभी हम जाते हैं सर्वेक्षण किसी जगह घूमने, सर्वे शब्द आसानी से समझ में आता है, यद्यपि वो अंग्रेजी से ही बना हुआ है। तो सर्वेक्षण हम जब करते हैं तो हम इन प्रक्रिया से गुजरते हैं और उनका डॉक्यूमेंटेशन करने की आवश्यकता हमें होती है। उन प्रलेखों, उन सूचनाओं और जानकारियों को संग्रह करने की आवश्यकता होती है और वह संग्रह करने की प्रक्रिया प्रलेखीकरण कहलाती है। सर्वेक्षण से प्राप्त जानकारियों को लिपिबद्ध कर उसे संरक्षित करना ही प्रलेखन है। अर्थात उस सर्वेक्षण के विभिन्न मानदंड हैं, आपको पता है, मैं शायद अगली क्लास में उस पर चर्चा भी करेंगे कि सर्वेक्षण क्या है। और उस सर्वेक्षण से जो जानकारी हमें मिलती है, वह सर्वेक्षण फिजिकली हो सकता है, ओरल हो सकता है, या किसी के द्वारा हो सकता है, उसके माध्यम अलग अलग हैं। तो हम उसे लिपिबद्ध करते हैं, अर्थात राइट डाउन, नोट बना लेते हैं, लिख लेते हैं और उसका संग्रह करते हैं, वही प्रलेखन है। और यह सर्वेक्षण के पश्चात ही आता है। एक बात और कि प्रलेखीकरण का कार्य की प्रक्रिया, जब हम सर्वेक्षण का कार्य संपन्न कर लेते हैं तत्पश्चात ही इस चरण में प्रवेश करते हैं, यह प्रलेखीकरण। यह किसी पांडुलिपि, हस्तलेख, कोई मसौदा, अभिलेख, दस्तावेज आदि के संग्रह करने की प्रक्रिया है। अर्थात डॉक्यूमेंटेशन क्या है? तो किसी की पांडुलिपि, पांडुलिपि आप जानते हैं, जो हाथों से जो हस्तलेख आगे लिखा, वो मैन्युस्क्रिप्ट कहलाती है पांडुलिपि, हस्तलेख, हैंड रिटन वर्क। कोई मसौदा, एक छोटा मोटा नोट्स हमने लिखा शॉर्ट में, दैट इज कॉल्ड मसौदा, कि ये इस पे आगे काम होगा। नमूने भी हो सकते हैं, शॉर्ट नोट्स भी हो सकते हैं, एक ड्राइंग, एक लेआउट भी हो सकती है हमारी, जिसपे आगे बड़ी पेंटिंग्स बनती है। और अभिलेख, उस संदर्भ में तत्संबंधित दस्तावेज आदि का संग्रह करने की प्रक्रिया जो है, जो प्रोसेस है, जो विधि है, तरीका है, उसे हम डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं। इसे किसी कागज, फाइल, कंप्यूटर अथवा किसी अन्य माध्यम में संकलित किया जाता है। जैसे किसी फाइल में आप ऑफिसर्स को या अपने हेड डीन्स को देखते होंगे, इसको फाइल हिट कर देते हैं, ऑफिस को मार्क कर देते हैं, कोई नोटिस ऐसी होती है, इसे फाइल हिट, अर्थात इसको फाइल में रख दो, कभी इसकी जरूरत पड़ सकती है तब इसको निकालेंगे। या उसको सर्कुलेट इट, ऐसा लिख देते हैं, सर्कुलेट, प्रसारित कर दें, ताकि ये सबको पता चले, उससे संदर्भित जानकारी उनको देनी है, उनको मालूम होनी चाहिए, इसलिए इसको सर्कुलेट करते हैं। नोटिस आती है, आपकी क्लास में आती होगी, ये अभी हम इससे जुड़े हुए हैं तो आपको नोटिस मिली हुई है कि तो कागज भी हो सकती है, फाइल्स होते हैं, कंप्यूटर में हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, सॉफ्ट कॉपीज के रूप में, तरीके से, या और भी कोई माध्यम, इवन फोटोग्राफ्स, इवन रेखाचित्र, डायग्राम्स, मैपिंग, ये सारे इसके अंतर्गत आते हैं, जो प्रलेखन का कार्य करता है। एक अभिलेख संरक्षित संग्रह का कार्य करता है। किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों द्वारा व्यक्त मत, विचार, आदेश, निर्देश, लेख, रचना चित्र, रेखा चित्र, छाया चित्र आदि अन्य अर्थपूर्ण जानकारियां का संकलन ही प्रलेखन है। आज जो भी अन्य
जानकारी हैं, अभी हमने चर्चा की। जैसे क्या, तो व्यक्ति अथवा व्यक्तियों द्वारा व्यक्त मत विचार। कोई व्यक्ति यदि है हमारे पास उपलब्ध किसी विषय के बारे में बताने के लिए, उसके द्वारा व्यक्त जो विचार हैं उसके, ये उसके मत हैं या अभिमत हैं, उसे भी हम डॉक्यूमेंटेशन के अंतर्गत रखते हैं। या कोई आदेश है किसी ऑफिसर्स का, किसी व्यक्ति का, या किसी निर्देश है, कोई लेख, रचना, चित्र, रेखा चित्र अथवा छाया चित्र यदि हमें कहीं मिला, तो हम उस विषय से संदर्भित स्थलों में, संग्रहण कक्ष में, स्थल में उसे रख लेते हैं, जो हमें अर्थपूर्ण जानकारी देती हो, उसका संग्रह ही प्रलेखन है। सर्वेक्षण के उपरांत प्रलेखीकरण का अधिक महत्व होता है। यदि सर्वेक्षण हुआ तो प्रलेखीकरण उसका होना ही चाहिए, अन्यथा वह सर्वेक्षण निरर्थक हो जाएगा, नल एंड वाइड हो जाएगा, हमें याद ही नहीं रहेगा, या हम दूसरों को भी नहीं बता पाएंगे। आप अभी जब भी रिसर्च अंडर गाइड हो जाते हैं रजिस्टर्ड, तो आप जाते हैं किसी लाइब्रेरी घूमने, किसी और फील्ड विजिट पे, तो आपकी अटेंडेंस के लिए या आपको जहां जाना है वहां के लिए आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट गाइड के द्वारा दी जाती है। ये ले जाओगे तो वो लाइब्रेरी में जाने देंगे आपको कि आप रिसर्च स्कॉलर्स हैं, फलाने जगह पे हैं। आप अपना आई कार्ड ले जाएंगे, अपना लेटर ले जाते हैं गाइड का, और वो आपको प्रवेश देते हैं। वह डॉक्यूमेंट है जो आपके रिसर्च में काम कराएगा, जो रिसर्च के लिए उपयोगी होगा। तो यह भी हमें जानना चाहिए। तो ऐसे ही आप विषय वस्तु को ले, सर्वेक्षण के उपरांत आप अपना डॉक्यूमेंटेशन करें। यदि किसी विषय वस्तु का पूर्ण मनोयोग से सर्वेक्षण कार्य संपन्न किया गया हो और किसी कारण से उसका प्रलेखन कार्य संपादित न हो सके, तो वह सारा का सारा सर्वेक्षण व्यर्थ हो जाता है। अतः सर्वेक्षण उपरांत प्रलेखन की अनिवार्य आवश्यकता होती है। यदि सर्वेक्षण हुआ है तो डॉक्यूमेंटेशन होना ही चाहिए। हम इस पे करेंगे और यह डॉक्यूमेंटेशन का एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है। प्रलेखीकरण का महत्व, थोड़ा सा इस पे चर्चा करते हैं। प्रलेखीकरण के महत्व क्या है? संक्षेप में प्रलेखन के महत्व को निम्न आधार पर समझा जा सकता है। क्या, प्रलेखन के प्रयोग से ग्रामीण एवं सुदूर अंचलों में छुपे हुए, बिखरे हुए, लुप्त प्राय पुरानी पीढ़ियों की स्मृतियों में सहेजे हुए अवशेष अथवा समस्त देशज ज्ञान, चाहे वो लिखित अथवा साकार प्रत्यक्ष स्वरूप में हो अथवा वरिष्ठ जनों के पास मौखिक रूप में हो, सबों का प्रलेखन आवश्यक है। जब हम देशज ज्ञान की बात करते हैं, एक नया वर्ड आपके सामने आ गया, जो हमारे ट्रेडिशनल नॉलेज है, जो गाँव में है, चाहे वो कला के क्षेत्र में हो या किसी और क्षेत्रों में है। जब हम जाए तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो लुप्त प्राय हैं। कुछ बुजुर्ग हैं, उन्हीं के पास इसके बारे में जानकारी है, फलाने के पास चले जाओ, वो दादाजी इसके बारे में बताएंगे। तो दादाजी तो बता दिए और फिर हमने सुन भी लिया, चले आए, किंतु हमने उसका डॉक्यूमेंटेशन किया तो अगली बार किसी को उन दादाजी के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, या दादाजी चल बसे हैं तो भी उनके विचार हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन के रूप में संग्रहित है, सुरक्षित है। प्रलेखन से बुजुर्गों और अशिक्षित लोगों के पास याददाश्त और मौखिक रूप में एकत्रित ज्ञान को लिपिबद्ध कर सुरक्षित किया जा सकता है। इसके द्वारा जो बुजुर्ग अनपढ़ हैं, जो लिख नहीं सकते, उनके पास जो ज्ञान का भंडार है, उनकी याददाश्त में जो मौखिक रूप में संग्रहित है ज्ञान भंडार पारंपरिक रूप में, उनका भी हम संग्रह इसके द्वारा कर सकते हैं, उनकी भी इकट्ठा हम कर सकते हैं। इससे सरकारी योजनाओं को लागू करने में सहायता मिलती है। इससे शोध के अंतर्गत हम जो भी फाइंडिंग्स लेके आते हैं, जो डॉक्यूमेंटेशन हम प्राप्त करते हैं, उससे संबंधित विभाग को संबंधित योजनाओं को प्रस्तुत कर दें, उसका लाभ भी हमें मिल सकता है, या उस व्यक्ति को लाभ मिल सकता है, उस योजना को लाभ मिल सकता है। यह डॉक्यूमेंटेशन का महत्व है। प्रलेखन से एक स्थान और क्षेत्र विशेष के कला और देशज ज्ञान को दूसरे स्थान और क्षेत्र विशेष तक के लोगों तक पहुंचाना आसान हो जाता है। यह डॉक्यूमेंटेशन ही है कि आप बिना मधुबनी गए मधुबनी से हैं, हम बिना जाए ही हम वहां के चित्रों को अवलोकन कर लेते हैं। यह डॉक्यूमेंटेशन का ही कार्य है। यदि डॉक्यूमेंटेशन ना हुआ हो, वह सॉफ्ट कॉपी में वेबसाइट नेट पे उपलब्ध नहीं होते, वो पुस्तक या फिल्म या चित्रात्मक रूप में नहीं होते संग्रहित, तो हमारे प्रलेखन से तो यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होती है, प्रवाहित होती है। यह डॉक्यूमेंटेशन का प्रयोग है। इसके आधार पर
किसी का यहाँ पे नहीं, कहीं से आ रही आवाज, रिवर्स हो रही है, मेरे तो बंद है। एनीवे चलते हैं, खत्म हो रहा। इसके आधार पर प्राप्त देशज ज्ञान संदर्भित जानकारियों को या आस से संदर्भित जानकारियों को एकत्रित कर उसे प्रकाशन का रूप दिया जा सकता है, जैसे फोल्डर, अर्थात इस डॉक्यूमेंटेशन के आधार पर जो कलाकृतियां जहां हैं उस संदर्भ में जानकारी एकत्रित की जा सकती है, उसका संकलन किया जा सकता है, उस डॉक्यूमेंटेशन को प्रकाशन का स्वरूप प्रदान किया जा सकता है। प्रकाशन का स्वरूप आप जानते हैं, हम लोग इनसे दो चार होते हैं, जो फोल्डर तो हम ना भी जाने लेकिन कैटलॉग से हम सभी परिचित हैं। और यह फोल्डर भी ज्ञान भंडार को संग्रहित करता है, एक दूसरे को उपलब्ध भी कराता है। यहाँ से ले जाके ज्ञान दूसरी जगह चली जाती है आपको। फिर मोनोग्राफ्स या पुस्तक हमने जाना है, ललित कला अकेडमी ने बहुत सारे आर्टिस्ट पे मोनोग्राफ्स लिख रखा है, बहुत सारे मैगजीन्स होते हैं, उसको हम देखें, हम अपने रिसर्च से संदर्भित विषयों को वहां से ले सकते हैं और उसका कार्य अपने शोध में कर सकते हैं। इससे समस्त देशज ज्ञान के भंडार का संरक्षण संभव हो सकेगा और आने वाली पीढ़ियों को सारी कला संदर्भ में जानकारी प्राप्त हो सकेगी। यह भी एक है, यदि हम ऐसा काम करते हैं प्रलेखन का, तो ये संग्रहित होती चली जाएगी और भावी पीढ़ियों को इसका लाभ मिल सकेगा, आसानी से उनके लिए भी यह सामग्री उपलब्ध हो सकेगी। यह डॉक्यूमेंटेशन का कार्य है, महत्वपूर्ण रोल है, यह भूमिका है। डॉक्यूमेंटेशन फॉर रिसर्चर्स। The two most common types of documentation used in research are note citation and parenthetical citations. दो प्रकार के citations होते हैं, इन्होंने लिखा हुआ है इसको। You might also see the term like footnotes, endnotes or references when terming about documentation. ये दो चीजें हैं, दो प्रकार के, मूल रूप से भी आप रिसर्च करने जाएंगे तो हो सकता है आपको किसी विद्वान ने बताया होगा रिसर्च मैथोडोलॉजी के तहत कि डॉक्यूमेंटेशन के अंतर्गत दो महत्वपूर्ण चीज आप जब भी शोध करेंगे तो बिना इसके आपका शोध अधूरा रहता है। वह होता है साइटेशन, या हम कहते हैं फलाने के शब्दों में, या कथन, या स्टेट्समैन, जो कहते हैं स्टेटेड, उस कथन को क्यों हम कहते हैं कि हम जब कहते हैं, हमने तो रस के बारे में बताया और फिर हमने श्लोक लिखा, श्रृंगार हास करुण रौद्र भयानका विवत् साधुता शांता सचित्र नव रस स्मृता, और आगे नीचे लिखा चित्रसूत्र विष्णु धर्म उत्तर पुराण पेज नंबर फला। ये क्यों लिखते हैं? यह ऐसा इसलिए लिखते हैं कि इस रस के बारे में जो मैं बता रहा हूं मैं ही नहीं कह रहा हूं, ऐसा इन्होंने भी यह कहा है, इनके भी वक्तव्य हैं, इनकी भी उक्ति इस संदर्भ में ऐसी ही है। तो अपने स्टेटमेंट्स को हम मजबूती करने के लिए, हम अपने कथन को प्रबलता प्रदान करने के लिए इनका सहारा लेते हैं, और इसके लिए हम संदर्भ लिए, रेफरेंस, दैट इज कॉल्ड रेफरेंसेस। वह संदर्भ लिए तो हम कहाँ संदर्भ का इस्तेमाल करते हैं? फुट नोट्स एंड एंड नोट्स। आप फुट नोट्स जान रहे हैं किसे कहते हैं, और एंड नोट्स जान रहे हैं, ये तीनों शब्द आप लोगों ने सुना है ना, बता सकते हैं इसके बारे में, है ना? फुट नोट्स वो होता है, बोलिए। जी सर, जी सर, सुना है सर, है ना? नहीं, क्या कोई जानते हैं फुट नोट्स एंड एंड नोट्स के बारे में? हमें बता सकते हैं? कोई लाइन जैसे हमने लिखी और उसकी प्रामाणिकता के लिए सर हम नीचे उसका जो पन्ना पेज का जो एंड होता है वहां पे हम एक क्रमांक डाल के, और जिस लाइन पे होगा उस पे कॉर्नर पे एक संख्या लिख देंगे, और वही संख्या सेम नीचे लिख के फिर उसके बारे में डिटेल में, बुक के बारे में और उसके ऑथर के बारे में, डेट, सन, ऑथर सबको लिखेंगे। गुड गुड, बहुत सुंदर। ये दो तरीके से लिखते हैं हम। एक तो फुटनोट्स जो होता है वो हर पेज के एंड में लिख देते हैं, उसके सीरियल नंबर चैप्टर के हिसाब से कंटिन्यू भी कर सकता है, हर पेज के अलग भी हो सकते हैं। दूसरा होता है एट द एंड ऑफ द चैप्टर, एंड दैट इज कॉल्ड एंड नोट्स। वहां पे हम सारे चैप्टर का एक साथ सारा लिख देते हैं। और ये रेफरेंसेज आप जानते हैं, रेफरेंसेज और बिब्लियोग्राफी एक टर्मिनोलॉजी है। आप टर्म बिब्लियोग्राफी जानते हैं, रेफरेंसेज जानते हैं। रेफरेंसेज जो हर चैप्टर में हम डालते हैं वो रेफरेंसेज कहलाया, और यह एक चैप्टर में किसी पुस्तक का संदर्भ 3, 4, 5, 10 बार भी आ सकता है, पूरे पुस्तक में कई बार आ सकता है, लेकिन बिब्लियोग्राफी जब हम लिखते हैं तो उसको एक ही बार लिखते हैं, लास्ट में सारी किताब। ये भी डॉक्यूमेंटेशन के तरीके हैं, इसको आपको इससे दो चार होना ही है। अब हम थोड़ा क्या अच्छा डॉक्यूमेंट्स क्या हो सकता है,
फिट फॉर कॉन्टेक्स्ट, जिस संदर्भ में हमने उसको लिया है वह गुड डॉक्यूमेंट्स है, सही यदि तरीके से, क्लियरली रिटेन एंड टू द पॉइंट, स्पष्ट रूप में लिखा हो और संदर्भ में लिखा हो, सही तरीके से बिंदुओं में उल्लेखित हुआ हो, वह एक अच्छा डॉक्यूमेंटेशन होता है। यूज विजुअल्स वेयर पॉसिबल, विजुअल को इस्तेमाल करिए, अर्थात चित्र, रेखा चित्र, छाया चित्र, फोटोग्राफ्स या बार टेबल्स, ऐसे जो भी चीज आप लगाते हैं वह डॉक्यूमेंट्स मजबूत होता है, सपोर्टिंग होता है। वो अप टू डेट, और बात अप टू डेट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कल की बात कर रहे हैं और हम तो आज में जी रहे हैं, 100 साल पुरानी बातें लेकर आ जाते हैं। जब आप थीसिस करेंगे तो उसमें पूछा जाएगा रिव्यू ऑफ लिटरेचर आपने कितने साल का लिया, कितने पीछे का लिया है। तो ये डॉक्यूमेंटेशन का एक पार्ट है जिसके अंतर्गत हम इसको समझने का प्रयास करते हैं, और हम जानते हैं कि यह अप टू चाहिए, इसलिए हम अब उसका भी प्रयोग करते हैं। तो यदि अप टू डेट है तो डॉक्यूमेंटेशन सही है, अच्छा है। डिस्कवरेबल एंड ट्रैक्ड, वह डिस्कवरेबल हो और उसे ट्रैक किया जा सके, अर्थात उनमें खोज की जाने की संभावनाएं हो और उस डॉक्यूमेंटेशन का आधार क्या जो आपने लिख के रखा क्या वास्तव में सही है तो उसको हम ट्रैक कर सके, उसके संदर्भ में और डिटेल जानकारी ले संदर्भ और ज्ञान वृद्धि की जा सके, यह अच्छी वास्तव में लेखन एक प्रकार से रिकॉर्ड अथवा संरक्षण संग्रहण का कार्य करता है और आवश्यकता पड़ने पर सबूत दस्तावेज के रूप में भी व्यवहार करता है। अतः प्रलेखन का कार्य कला में शोध कार्य के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि आपके डॉक्यूमेंटेशन का इंपॉर्टेंस क्या है, इसका क्या रोल है हमारे रिसर्च में और हमारे जीवन में, हमारे जीवन का अंग है और समझना चाहिए। आज की क्लास हम यस सर, बहुत अच्छे से, ठीक लगा? यस सर, बहुत अच्छा। कल मिलेंगे। आज तो अच्छा स्टैंड है, मैडम के योगदान से काफी लोग जुड़े हुए हैं, आप लोगों से संख्या और ज्यादा हो गई है, काफी लोग जुड़ रहे हैं, अच्छा लग रहा है। ज्ञान की चीजें हैं, कोई पूर्ण तो नहीं होता, लेकिन जितना भी मेरे पास है वो सबके पास हो जाए इसी बहाने, तो इसलिए मैडम अनुमति देती तो आप लोग जुड़ गए, अच्छा लगता है। मैडम सुन रही हैं? धीरू तेरे फोटो ले ऐसा करके। मैडम है स्क्रीन पे, लाइव है, ऑनलाइन है, तो अनुमति मिल रही है जय मैम से। अब मैडम चूंकि देर से आती हैं तो कहीं फंस गई होगी। मैडम रिकॉर्डिंग बंद किया जाए अब आपकी। मैडम कैन यू हियर मी? आप में से कौन कौन लोग जो अभी हैं लाइव? यस सर। हाँ तो हाँ कृष्णा, क्या करें, बंद किया जाए? मैडम लगता है रिकॉर्डिंग भी उनका चल रहा हो ना, मैं सोचता बंद कर लेती। हेलो सर। यस सर। हाँ मैडम चलिए आप ही को याद करें। हाँ तो मैडम आपकी रिकॉर्डिंग हो गई? जी सर, जी सर। अनुमति हो आपको तो विराम दिया जाए आज की सभा को। जी सर, जी सर। तो ये थोड़ा सा स्कॉलर्स को हो सकता है नीरस लगा हो, क्योंकि स्लाइड्स में ज्यादा के थे सर, कल का टाइम पे 6 o'clock ही रहेगा। हाँ अब यही रख लेते हैं, तो आज तो 60% काम हो गया हमारा, 4 दिन और बचे हैं, तो इसी टाइम में कर लेते हैं। थोड़ा फ्री रहते हैं, नहीं तो भागम भाग हो जाता उसमें। ठीक है, आपको दिक्कत तो नहीं हो रही है? नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, फिर हम लोग ऐसे ही कर लेते हैं। चलिए तो ठीक मैडम, गुड नाइट फिर। गुड नाइट। नमस्ते, नमस्ते सभी को, नमस्ते। नमस्ते, थैंक यू सर। नमस्ते, थैंक यू सर। थैंक यू नमस्कार। अजय सर को भी मेरा नमस्ते। वेलकम सर, नमस्ते। आपने हम लोगों को ज्वाइन किया। अरे
बहुत जी अच्छा मैडम लगा सर। नमस्ते, अच्छा लगा। जी 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 नमस्कार। हमारे साथ प्रोफेसर चौधरी भी जुड़े हुए हाँ हैं। वही बोलिए। जी 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 नमस्कार। हाँ चौधरी सर हमारे सोशल बहुत वर्क में अच्छा लगी। प्रोफेसर हैं, तो उन्होंने मुझे आज स्पेशली कहा था कि आप हम लोग को जोड़िए। और बहुत अच्छे आर्ट लवर हैं, आर्ट क्रिटिक भी हैं, म्यूजिक से भी इनका इंटरेस्ट है, तो अच्छा लगा चौधरी सर को भी देखे। ओ थैंक यू। ओके ओके सर, गुड नाइट एवरीवन। जी सभी को नमस्कार जी, शुभ रात्रि। मिलते हैं। ओके सर, थैंक यू सर जी एवरीवन। जी नमस्कार। ओके थैंक यू सर, गुड नाइट सर। बड़ी मुश्किल से हमने अपने पैर गर्म